फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम एसएसटी ज्योग्राफी में क्लास 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 को भी पढ़ेंगे। और दो चैप्टर आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम प्राकृतिक वनस्पति है, उसमें टॉपिक्स बहुत कम है। लगभग 3 मिनट की ही क्लास थी, टॉपिक्स कम थे लेकिन जो दिए गए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक्स कम है लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत छोटी हो जाती है अगर एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता। चलिए फिर पहले चैप्टर 6 को ही देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। वे कौन से हैं? वन है जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है और तापमान भी उपयुक्त होता है। उसके बाद घास स्थल होते हैं जहाँ ये दोनों मध्य रूप में होते हैं, मतलब कि तापमान भी ठीक ठाक होता है और वर्षा भी ठीक ठाक होती है। वे घास स्थल वहाँ उगते हैं, वहाँ वो अधिकांशतः पेड़ रहित ही माने जाते हैं। घास स्थल केवल घास होते हैं। उसके बाद झाड़ियाँ उगती हैं जहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती और तापमान शुष्क होता है, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती है। तो हम देख लेते हैं वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले यंत्रों में ही उगते हैं। इनके आर्कों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं, मतलब वहाँ सघन वन होंगे और जहाँ खुले वन होंगे, खुले वन कहाँ होंगे? जहाँ कम वर्षा और धूप होगी। फिर घास स्थल आते हैं जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ बिल्कुल ही शुष्क क्षेत्र होता है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन्हें क्या कहा जाता है? अमेजॉन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन्हें ही कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेजॉन वर्षा यहीं से होकर प्रभावित होती है। और अगर जल ग्रहण के माध्यम से देखा जाए तो जो विश्व के सबसे ज़्यादा जल ग्रहण के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजॉन रिवर ही हो जाएगी। वैसे तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील रिवर है, लेकिन अगर जल किसमें सबसे ज़्यादा है तो वो अमेजॉन रिवर हो जाएगी। और जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, अर्थात जो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। एक और पॉइंट आगे हो सकता है आपको दिया गया हो कि एनाकोंडा जो विशालतम सांपों में से एक माना जाता है, वह भी यहीं पाया जाता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ही। देख लेते हैं। हाँ, दिया ही गया है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ब्राज़ील में ही पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकता है, और यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकता है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल, उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल को सवाना कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? कंपोस या फिर पंपोस कहा जाता है। कंपोस या फिर पंपोस। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोस, ये उष्णकटिबंधीय वन है। शीतोष्ण देख लेते हैं। अर्जेंटीना में पंपोस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। तो ये 4 जो शीतोष्ण दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपोस, और इसमें वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, लानोस। वेनेजुएला लानोस इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब शायद अगला ही चैप्टर आएगा। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे क्लास 7 में, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण। देखते हैं मानवीय पर्यावरण में क्या दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है अमेजॉन बेसिस में जीवन कैसा है। अमेजॉन बेसिस में जीवन कैसा है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से होते हैं? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है, उसे ही उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। उष्णकटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और यहाँ पृथ्वी, वो यहाँ सूर्य क्या होता है कि जो उसकी किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे उष्णकटिबंध, अर्थात यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है, और कंडेंसेशन भी होगा, संघनन भी होगा, इसलिए वर्षा भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और यह इसलिए इस क्षेत्रों में क्या होता है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील का सदाबहार वन हो गया। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, उसके 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र है, उसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजॉन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है। अमेजॉन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है, और ये पश्चिम में पर्वत से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में जाके गिरती है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं
ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्या आप जानते हैं? ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों से जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जलों के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो जल को संचय कहाँ करता है? जल का संचय वो जड़ों में नहीं करता है, पत्तियों में करता है। और मेढक अंडे देने के लिए इसी पेड़ का उपयोग करते हैं। आगे एक दिया गया था, और क्या आप जानते हैं? जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। तो जब स्पेन के अन्वेषक गए थे और इस नदी की खोज हुई तो वहाँ के स्थानीय लोगों का पहनावा क्या था कि सर पे सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर पहने थे और जो नीचे था कि घास के स्कर्ट जैसा कुछ पहने थे। इसलिए उन्होंने, जैसे कि मूवीज़ में बताया जाता है कि माइथोलॉजी में बताया जाता है कि अमेजोनियन जो लोग होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? अमेजोन रख दिया। जैसे कि पूरा आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोनस नामक महिला योद्धा जो होती थी उनके तरह वो देखने को लगे, इसलिए उनका नाम, इस नदी का नाम अमेजोन और इस जगह का नाम अमेजोन पड़ गया। आगे देखते हैं। आगे है वर्षा वन के निवासी। देख लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। नदी मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ध्यान रखिएगा, टैपियोका उगाते हैं, शकरकंद और अनानास भी उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और ये कर्तन एवं धान कृषि करते हैं, मतलब कि जो स्थानांतरित कृषि होती है वे यही करते हैं। और इनका मुख्य आहार क्या है? मैनियांक है। इनका मुख्य आहार क्या है? मैनियांक है, जिसे कसावा कहा जाता है। इनका मुख्य आहार मैनियांक है, जिसे कसावा कहा जाता है। तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है और यह आलू की तरह होता है, इसे कसावा कहा जाता है। यह इनका मुख्य आहार है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं, मतलब चींटिया के अंडों को भी ये खाते हैं और चींटियों की रानियों को भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको कुछ ऐसी नकदी फसल भी यहाँ उगा दी जाती हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको अर्थात की कॉफ़ी जैसी फसल भी नकदी फसल ये और यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और इन घरों के लिए लकड़ी ये प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलाका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। ध्यान रखिएगा, कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर में रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि मलाका क्या है? मलाका जो रेन फॉरेस्ट, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ के लोग मलाका जैसे घर में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपार्टमेंट जैसा होता है, इनकी छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं। छतें क्या होती हैं? तीव्र ढलान वाली होती हैं, ऐसी ना, तो इनकी छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं। आगे एक और रेन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अमेजॉन बेसिन हम लोग पढ़िए, अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। मतलब इसमें गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ अपवाहित होती हैं। आगे क्या आप जानते हैं कर्तन और दहन की पद्धति? किसानों पहले वृक्षों झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें क्या होता है कि किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काट कर साफ करते हैं, फिर इनको जला देते हैं। और जलाने पे क्या होता है कि पोटास जो होता है वो मिट्टी का पोषक तत्व के रूप में काम करता है। उसके बाद इसमें खुरच कर सिर्फ बीजों को फेंक दिया जाता है, बोया नहीं जाता है। पहली बात मिट्टी को खुरचा जाता है कुदाल हाथ से, फिर बीजों को छिड़क दिया जाता है, उसके बाद काट दिया जाता है। फिर यह प्रोसेस कहीं और किया जाता है, कहीं और के पेड़ को काटे जाते हैं और वैसे ही किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहेंगे वही जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 1 किलोमीटर इसकी क्या है, ब्रेड्थ भी है, मतलब कि ये 1 स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जितने लोग रहेंगे वही जनसंख्या घनत्व होता है। तो यहाँ जितने लोग होंगे वही जनसंख्या घनत्व होता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उदाहरणता दिया गया है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 150 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 904 है और बिहार का 880 है। तो उत्तराखंड क्या है कि 1 किलोमीटर में 150 लोग रहते हैं और पश्चिम बंगाल में 904 लोग रहते हैं, बिहार में 880 लोग रहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।